हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नमस्कार। होपफुली अच्छे होंगे, अच्छे रहिए। आज मैं आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसके लिए सबसे पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, टू और मोर सेट्स। तो आपने ये वर्ड सुना होगा कार्टेशियन। इसका सीधा सा मतलब होता है जब किसी भी मैथमेटिकल प्रोसेस में एक्स वाई जेड ये इंक्लूड हो जाएं, एक्स और वाई। आपने कार्टेशियन ज्योमेट्री पढ़ी होगी, ग्राफ बनाने सीखे होंगे, तो उसमें कुछ इस तरह के पॉइंट्स हम डिनोट करते हैं, -1 और 2। तो ये कार्टेशियन मेथड है ग्राफ को शो करने का। ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। इस तरह का आपने पहले 10th में पढ़ा है। तो कुछ ऐसा ही है। अगर आपको ध्यान हो तो 10th में हम इन्हें बोलते थे कोऑर्डिनेट्स। ये ऑर्डिनेट, ये एब्सिसा, यानी x की वैल्यू। तो जो पहला नंबर होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है कि x की वैल्यू वहाँ पर कितनी है उस पॉइंट पर, और जो सेकंड नंबर है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, y को। तो 10th में आपने इसको इस तरह से पढ़ा, लेकिन 11th में कुछ हम ऐसा ही करने जा रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअल में ये प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट को लेकर के बच्चों में कन्फ्यूजन होता है, वो समझते हैं प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो इट इज़ नॉट ए मल्टीप्लीकेशन, ये एक अलग है उससे। प्रोडक्ट का मतलब कभी भी मल्टीप्लिकेशन होता ही नहीं है। प्रोडक्ट का मतलब है कि हमने कोई प्रोसेस किया, उस प्रोसेस को करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया वो प्रोडक्ट कहलाता है। अब अगर आपने 2 और 3 को ऐड किया है तो ऐड करने के बाद जो आया, जो आउटपुट आया वो प्रोडक्ट है। तो जितना भी आता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहाँ प्रोडक्ट का मतलब बिल्कुल भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ओके, तो पहला टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अगर आपको सेट्स क्लियर हो गए हैं तो आप इस चैप्टर को बड़ी आसानी से समझ लेंगे, और अगर सेट्स ही क्लियर नहीं हुए हैं तो आप इसको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, लेट ए इज इक्वल टू, बाद में हम डिफाइन भी करेंगे इसको। मेरा ये अक्सर एक तरीका है कि पहले आपको एग्जाम्पल दिया जाए, उसके बाद डेफिनेशन आप खुद तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीधा डेफिनेशन बता दिया जाए तो आप शायद उसका एग्जाम्पल भी ना दे पाएँ। तो एग्जाम्पल मेथड इज द बेस्ट मेथड। लेट ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, 1, 3, 5 and 7। ओके, एंड अनदर सेट इज बी एक सेट है, 2, 3, 4, 5। ओके, दोनों में 4 हमने एलिमेंट्स लिए हैं। चलो एक में एक एलिमेंट्स कम कर देते हैं। किस में कम करें हम? इसमें कम कर देते हैं, 3 हो गए, है ना। ए में 4 एलिमेंट्स हैं, बी में 5 एलिमेंट्स हैं। अब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी। अब देखिए, बुक में भी लिखा होगा, ये कभी भी ए इंटू बी या ए मल्टीप्लाई बी नहीं बोला जाता, ये बोला जाता है ए क्रॉस बी। तो इसका सीधा सा मतलब है ये मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना इसको। एक बड़ा सेट बनेगा, इसका पहला एलिमेंट लेंगे और उसका ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ। ध्यान देखिए, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4। इन्हें कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या है ये हमारे? ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनको हम 10th में कोऑर्डिनेट्स बोलते थे। इसी तरह सिमिलरली इसका अगला एलिमेंट लीजिए 3 के साथ 2,
3 के साथ 3, 3 के साथ 4, इस तरह से इनके ऑर्डर्ड पेयर बनाते हुए चले जाइए। फिर 5, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5, 4, 5 से भी हो गया, बचा 7, 7, 2, 7, 3, 7, 4, है ना। और इन ऑर्डर्ड पेयर को क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए सेट के करली ब्रैकेट से। तो ये एक सेट बन गया पूरा। सेट में हमने पहले पढ़ा है कि उसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट्स होते थे, यहाँ दो दो हैं, तो ये एक एलिमेंट कहलाता है इसका। किसका? A क्रॉस B का ये एक एलिमेंट है, 1 2 1 3, और इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ आप एक चीज कुछ ध्यान देने लायक है, उनको देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने एलिमेंट्स आए इसमें? 12। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई करिए, वो भी 12 भी आता है। तो यहाँ से एक बात आपको पता चली, एक ऑब्जर्वेशन आपके सामने आया कि अगर किसी सेट में m एलिमेंट हैं, दूसरे सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? m इंटू n। m और n को मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, इसलिए यहाँ 12 आ रहे हैं। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये पता चला। दूसरी बात, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उसमें पहला जो मेंबर है, पहला जो एलिमेंट है, वो किस सेट से है? पहले वाले से। दूसरे प्लेस पर जो एलिमेंट्स है वो कौन से सेट का है? सेकंड सेट का। तो अगर मैं इसको B क्रॉस A कर दूं तो अब पहला एलिमेंट किसका आएगा? B का। तो ये सारे सारे क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2 1 3 1 4 1, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे। अब पहला सेट बन गया हमारा ये। तो देखिए इसके जो ऑर्डर्ड पेयर हैं आ तो वो ही रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो एलिमेंट्स है फर्स्ट और सेकंड, उनके प्लेसेस क्या हो गए? चेंज हो गए। तो इससे केवल ये ऑब्जर्वेशन में दिखाना चाहता हूं कि हमेशा ऑर्डर्ड पेयर बनाते समय पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। तो अब यहां से डेफिनेशन आपको समझ में आएगी कि A क्रॉस B क्या होता है। A क्रॉस B इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर XY। ये XY की फॉर्म में लिखे होते हैं सच दैट जो पहला एलिमेंट है इट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड जो सेकंड एलिमेंट है इट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। ये डेफिनेशन हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब देखिए भाई, आप ध्यान से इसको बाद में रिपीट करके देख सकते हैं। आप खुद करिए पहले, तो इसको 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो एक चीज तो ये ध्यान आई, एक तो ये ऑब्जर्वेशन आया हमारा कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये इक्वल नहीं होते हैं। जैसे आपने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 3 अगेन इक्वल टू 6, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और इसका नाम कार्टेशियन इसी वजह से रखा गया है कि इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट यानी x एंड y इंक्लूड कर लिए हैं हमने। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स है। क्वेश्चन उठता है क्या सर ये 3 सेट्स का भी हो सकता है? यस हो सकता है, लेकिन इस बार आपके कोर्स में केवल 2 सेट्स तक के हैं। 3 सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है R क्रॉस R वो इस साल के लिए हटा दिया गया है, तो उसको करने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन भी अब आप इसकी कर सकते हैं कि पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता है। नाउ अब कुछ ऑर्डर्ड पेयर के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर
इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। दो पेयर इक्वल कब होंगे, कब कहलाएंगे, इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं एक्स वाई, और ये एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है ए एंड बी, ए कोमा बी। ये दोनों इक्वल हैं। इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, ये तभी इक्वल कहलाएंगे जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 2 इज इक्वल टू 3 2, तो पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल। लेकिन अगर हम ऐसा लिखें 3 2 2 3, तो ये इक्वल नहीं है। अब क्वेश्चन आता है जी इसमें क्या खास बात है। चलो ये तो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने करता हूं कि एक ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एग्जाम्पल, इफ x प्लस 1 3 इज इक्वल टू 4 y माइनस 2, तो देखिए यहां लिखा इफ, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, पहला एलिमेंट ये है, दूसरा ये है, इसका पहला ये है, दूसरा ये है, और वो कहते हैं इसमें लिखा है कि इक्वल है ये, दीज ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। तो लिखने की जरूरत नहीं कि क्योंकि इक्वलिटी का साइन लगा हुआ ऑलरेडी। फाइंड x एंड y, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है तो x और y की वैल्यूज क्या होंगी। क्वेश्चन ये बन गया, 1 मार्क। तो जैसा कि हमें पता है कि इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या कहती है, वो ये कहती है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। तो इफ दीज आर इक्वल देन, यहां मैं सॉल्यूशन से कर रहा हूं, देन तो जो पहला एलिमेंट है पहले ऑर्डर्ड पेयर का वो पहले वाले के इक्वल होना चाहिए, और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे वाले के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 को उधर ले गए 3, और यहां पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 को इधर ले आए 5। तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5, दोनों की वैल्यूज आ गई। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बनता है इक्वलिटी पर। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह के करके देख लीजिएगा, बड़ा इजी सा है और इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है। ओके, अब चैप्टर का नाम है हमारे का रिलेशन एंड फंक्शंस। तो अगला टॉपिक मैं ले रहा हूं आपका फंक्शन, रिलेशन। फंक्शन तो बाद में आएगा, रिलेशन। ये कार्टेशियन हो गया आपका, और अगला टॉपिक है रिलेशन। देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है आपका सेट का, और जो सेकंड चैप्टर है रिलेशन का, जब तक आपको सेट नहीं आएंगे आप रिलेशन नहीं बता सकते, जब तक आपको रिलेशन नहीं आएंगे आप फंक्शन नहीं फाइंड कर सकते। तो ये बिल्कुल इंटरलिंक्ड हैं, तीनों चार जो टॉपिक है हमारे 3-4 ये इंटरलिंक्ड हैं, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। यही चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस का आपका 12th में भी है। तो अगर यहाँ पर आप इसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इसको पक्के तौर पर इसको नहीं करते हैं, तो 12th में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसको अभी से अच्छे से करके चलिए। रिलेशंस, तो देखिए रिलेशंस क्या है, फिर मैं वही कि एक आप एग्जाम्पल से समझिए। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, ओके, एंड b इज इक्वल टू, ये दूसरा एक सेट है, 2 4 6 8, ठीक। अब यहां से a क्रॉस b फाइंड करिए, a क्रॉस b फाइंड करते हैं। तो वेरी इजी, 1 को लीजिए 2 के साथ, 1 को लीजिए 4 के साथ, 1 को लीजिए 6 के साथ, और 1 को लीजिए 8 के साथ। ओके जी, इसी तरह 2 पे आ जाइए, 2 को लीजिए 2 के साथ,
2,4, 2,6, 2,8. Similarly 3,2, 3,4, 3,6 एंड 3,8. इसको क्लोज कर दीजिए. ये आ गए हमारे 3 इसमें, 4 इसमें, तो फिर से 12 एलिमेंट्स आ गए. ओके. एक क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, ए सेट हैज 4 एलिमेंट्स एंड अनदर सेट हैज 3 एलिमेंट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट. खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ रिलेशन पढ़ रहे हैं. देखिए अब इसको ध्यान से समझ लेना. ये हमारा एक क्रॉस बी आया, पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का. इन दोनों एलिमेंट्स में अपनी तरफ से कोई रिलेशन क्रिएट करिए. जैसे मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, उसको आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर, आर से. तो आर से डिनोट किया, आर मीन्स रिलेशन. जैसे इन सारे पेयर्स में से हमें ऐसे पेयर्स लेने हैं कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू y. x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू y, या x शुड बी, स्मॉलर कर लीजिए फिर ग्रेटर देन वाला कर लेंगे है? इसमें से हमें ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, वे वाले ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वाले से क्या हो, छोटा हो. फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वाले से छोटा. तो इनमें से देखें कि जो फर्स्ट एलिमेंट है किस किस में छोटा है. पहला एलिमेंट इससे छोटा है, तो एक तो ये हो गया. पूरी लाइन में यही चल रहा है ना. लेकिन अगर आप देखें तो इसमें पहला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से स्मॉलर नहीं है, बाकी सब हैं. तो इसे छोड़ के बाकी सबको लिख देंगे. ये एक रिलेशन हो गया है ना. दूसरा एक और थोड़ा सा ठीक सा लेते हैं. या तो रिलेशन की डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में दी होगी कि भाई इस रिलेशन को फॉलो करिए, या आप अपने आप बनाएंगे. तो जैसे एक रिलेशन में लेता हूं, एक्स वाई इस तरह से लेने हैं, सच दैट एक्स वाई इस तरह से लेने हैं कि सोचिए, आप भी सोचिए क्या क्या बनाए हम. x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10. ये रिलेशन बना दिया हमने अपनी तरफ से. इसका मतलब हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं कि दोनों का सम, फर्स्ट एलिमेंट का और दूसरे एलिमेंट का सम या तो 10 हो या 10 से बड़ा हो. तो देखिए अब क्या इन दोनों का सम 10 से बड़ा है? नहीं है, पूरी लाइन में नहीं है. क्या इन दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट है, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिनका सम या तो 10 हो या 10 से बड़ा हो? तो ये रहा एक. इसमें देखिए क्या कोई ऐसा एलिमेंट है? तो ये रहा एक, और बाकी नहीं है. तो ये R आ गया हमारा 2,8 और 3,8. ये रिलेशन है ना. तो आप देखेंगे कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर हम रिलेशन के ले रहे हैं वो किस में से ले रहे हैं? ए क्रॉस बी में से ही तो ले रहे हैं. जो भी रिलेशन है उसको जो फॉलो कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, वो रिलेशंस में से ये ऑर्डर्ड पेयर हम ए क्रॉस बी में से ही तो ले रहे हैं. तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि रिलेशन किसे कहते हैं. रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. रिलेशन और कुछ नहीं है, जो ए क्रॉस बी हमारा आया है उसी का एक सबसेट होता है. ओके. अब जैसे अगर मैं इस रिलेशन को चेंज कर दूं, कुछ और इसमें कंडीशन लगा दूं, x इज इवन एंड y इज ओड. हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने जिनका पहला एलिमेंट इवन हो और दूसरा एलिमेंट क्या हो,
ओड हो। देखो भाई कोई ऐसा मिलता है क्या इसमें? देखिए पहला एलिमेंट इवन है लेकिन दूसरा भी इवन है, या ये तो है ही नहीं। पहला एलिमेंट इवन है, दूसरा ओड होना चाहिए, नहीं है। तो आप देखेंगे कि कहीं पर भी ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा, तो ये रिलेशन हो गया हमारे पास कैसा? एम्प्टी रिलेशन हो गया। एक भी पेयर ऐसा नहीं है इसमें, ऑर्डर्ड पेयर, जो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो, जिसका पहला एलिमेंट इवन हो और दूसरा ओड हो। उसका रीजन ये है कि हमारे दूसरे एलिमेंट जो है ना सारे के सारे इवन है। तो ये कैसा रिलेशन बन गया? फाई रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन बन गया। सच रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। ये है एम्प्टी रिलेशन। ओके, ये एम्प्टी रिलेशन हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ये इसका क्या सबसेट है? यस, एम्प्टी सेट जो होता है, फाई जो होता है, इट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो बार बार वही डेफिनेशन हमको मिलेगी। ये डेफिनेशन है, देखो छोटी सी, कितनी छोटी सी। रिलेशन इज डिफाइंड एज, तो पहले आप लिखेंगे लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये इक्वल टू का साइन क्यों लगाया जी हमने यहां? क्योंकि कभी कभी ये सारे के सारे भी आ जाते हैं। जैसे इसी को आप दोबारा से डिफाइन करिए। देखिए एक्स वाई इज सच दैट कि एक्स प्लस वाई स्मॉलर देन और इक्वल टू 11। हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनके दोनों एलिमेंट्स का सम या तो 11 हो या 11 से कम हो। तो जब आप इस पर नजर दौड़ाएंगे यू विल फाइंड कि इस लास्ट वाले ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट्स का सम 11 आ रहा है, बाकी सबका इससे छोटा आ रहा है। तो इसका भी 11 से कम है, 3 आएगा, ये भी आ गया। 5 आ रहा है, आ गया। 7, 9, 4, 6, तो हम देखेंगे सारे के सारे ही आ गए। ये तो ये एक ग्रेट रिलेशन हो गया। तो इसीलिए इक्वलिटी का साइन लगा है कि जरूरी नहीं है कि भाई जो है 2-4 ऑर्डर पेयर यहाँ, कभी कभी ये सारे ही आ जाते हैं, कभी एक भी नहीं आता, इम्पॉसिबल होता है वो, जैसा एम्प्टी सेट में हमने करके दिखाया। तो ये रिलेशंस कहलाता है। सेकंड जो आपकी एक्सरसाइज है 2.2 वो इसी सब के ऊपर बेस्ड है। आई होप आप रिलेशन समझ गए होंगे कि रिलेशन क्या होता है। तो इसमें 2 चीज़ मैंने आज आपको बताई हैं। एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स और दूसरा रिलेशन। रिलेशन का अब एक छोटा सा पोर्शन और रहता है, वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिलीवर करता हूँ।